हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार से लिखेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के बोर्ड एग्जाम में आया है। इसलिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब दोस्तों, आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। आपको पहले लिखना है उत्तर, और उत्तर में आपको लिखना है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। आपको पहले उत्तर में ये चीज़ लिखनी है। फिर दोस्तों आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। तो दोस्तों, रीतिकाल में सबसे ज़्यादा लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी, तो यह रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, पहली प्रमुख विशेषता है। दूसरी है दोस्तों श्रृंगार रस की प्रधानता। तो दोस्तों, रीतिकाल में हुआ क्या था कि जितने भी दोहे लिखे जा रहे थे, कविता लिखी जा रही थी, छंद लिखे जा रहे थे, उन सब में श्रृंगार रस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। मतलब दोहे में, कविता में, छंद में श्रृंगार रस सबसे अधिक पाया जा रहा था, सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग किया जा रहा था। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रीतिकाल की दूसरी प्रमुख विशेषता है। तीसरे पॉइंट में दोस्तों आपको लिखना है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। तो दोस्तों, रीतिकाल में हुआ क्या था कि काव्य में जो भी दोहे लिखे जा रहे थे, छंद लिखे जा रही थी, कविता लिखी जा रही थी, उन सब में कला पक्ष सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था, कला पक्ष के सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। अब दोस्तों आप कहेंगे कला पक्ष होता क्या है? तो दोस्तों, कला पक्ष हम उसे कहते हैं जिसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता हो, रस का प्रयोग किया जाता हो, छंद का प्रयोग किया जाता हो। मतलब जहाँ छंद, रस, अलंकार का प्रयोग किया जाता है उस पक्ष को हम क्या कहते हैं? कला पक्ष कहते हैं। कला पक्ष के अंदर रस, छंद, अलंकार ये और भाषा ये सब चीज़ें आती हैं। तो काव्य में क्या हो रहा था? रीतिकाल के काव्य में कला पक्ष का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। तो रीतिकाल में क्या हुआ था कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि कला पक्ष होता क्या है। दोस्तों, चौथी प्रमुख विशेषता ही मुक्त काव्य की प्रमुखता। तो दोस्तों, रीतिकाल में मुक्त काव्य की प्रमुखता थी, ये रीतिकाल की चौथी प्रमुख विशेषता है। पांचवी है दोस्तों ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। तो दोस्तों, रीतिकाल में हुआ क्या था कि रीतिकाल में जितने भी काव्य में भाषा लिखी जा रही थी, उन भाषाओं में ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि काव्य में जो दोहे, छंद, अलंकार लिखे जा रहे थे, उन दोहे, छंद, अलंकार को लिखने के लिए ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। उन सब में ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी। दोस्तों, छठी प्रमुख विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो दोस्तों, रीतिकाल में हुआ क्या था कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया जा रहा था। अब दोस्तों आप कहेंगे कि उद्दीपन रूप क्या होता है? तो दोस्तों, प्रकृति के जो बाह्य वातावरण में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनका चित्रण करने को ही उद्दीपन रूप कहा जाता है। तो उस समय के जितने भी कवि थे उन्होंने प्रकृति के बाह्य वातावरण में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनका चित्रण किया। तो ये रीतिकाल की छठी प्रमुख विशेषता है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। दोस्तों, सातवीं प्रमुख विशेषता है दोहा, सवैया, कविता, छंदों की प्रचुरता।
तो दोस्तों देखिए, रीतिकाल में हुआ क्या था कि रीतिकाल में दोहे सबसे ज़्यादा लिखे गए थे, कविता सबसे ज़्यादा लिखी गई थी, छंदों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रीतिकाल की 7वीं प्रमुख विशेषता है। दोस्तों 8वीं प्रमुख विशेषता है रीतिकाल की नीतिपरक सूक्तियों की रचना। तो दोस्तों रीतिकाल की जो 8वीं प्रमुख विशेषता है वो है नीतिपरक सूक्तियों की रचना। दोस्तों जितने भी रीतिकाल में सूक्तियाँ लिखी गई थी वो नीति के अनुसार लिखी गई थी, तो ये इसकी 8वीं प्रमुख विशेषता है, नीतिपरक सूक्तियों की रचना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता हैं इस तरीके से क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आपको लिखनी है। और दोस्तों यह प्रश्न 2 नंबर का आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।